हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवंत दामले, यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पिछली वीडियो के बारे में आपको बता दूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको धातुओं की वायु के साथ क्रिया या वायु के साथ दहन और धातु ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया के बारे में बताया था। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर अपने पास एक टॉपिक भी है, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा। पेज नंबर 146 के बाद हम आगे बढ़ना है। पेज नंबर 147 पर जाएंगे। पेज नंबर 47 पर जाएंगे हम एनसीईआरटी में। क्या आप जानते हैं? उसके जस्ट बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनोडीकरण। एनोडीकरण में हमको मिलेगा एक तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है एक प्रकार से एल्यूमिनियम पर मोटी परत बनाना। ये एल्यूमिनियम की ऊपरी सतह पर एक मोटी परत डेवलप की जाती है वायु के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। ये इस प्रकार से, ठीक। और वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत से संचारण से बचाती है। अर्थात जो ऑक्सीजन की परत होगी वो उसे संचारण से उसकी सुरक्षा करेगी, एल्यूमिनियम को नष्ट होने से बचाती है। इस परत को यहाँ बताया जा रहा है मोटा करके संचारण से अधिक सुरक्षित किया सकता है। और एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड पर लटकाया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो विलयन होता है, विद्युत अपघट्य विलयन होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का लिया जाता है। साथ साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत की आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि आपने रॉड देखी होंगी एल्यूमिनियम की कई, जो कि आकर्षक वस्तु के रूप में देखी जाती हैं। वो आकर्षक वस्तुएं भी इनकी सहायता से बनाई जाती हैं। इनके बारे में मैं आपसे अभी हाल चर्चा करूंगा और आपको उसके बारे में मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, किस प्रकार से उनकी पिक्चर होती है, तो किस प्रकार से बनती है। यहाँ आप ये दोनों पिक्चर्स देख पा रहे हैं। ये दोनों पिक्चर्स वास्तव में कलर के द्वारा बनी हुई है और यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर कलर चढ़ाया गया है। इसके बाद ये पिक्चर्स बनी गई है। देखिए, ये यहाँ पर एल्यूमिनियम दिख रहा है और यहाँ पर ये कलर हो रहा है ब्लू, और ये रेड कलर इसमें शो हो रहा है। ये वास्तव में एनोडीकरण के द्वारा ही बनाई गई है। इनके ऊपर कलर चलाया जाता है, ठीक ना, और जिसके कारण ये अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती है। इसीलिए ये पिक्चर, ये सब एनोडीकरण के द्वारा ही बनती है। यहाँ हम देखते हैं क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रियाशील धातु है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम। लेकिन ऑक्सीजन के दहन करने में हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है और अभिक्रियाओं को देखकर हम वस्तुओं की अभिक्रियाशीलता का प्रयास करते हैं, क्रम बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात, ये ऑक्सीजन की जो क्रिया बताई गई थी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो ये तीव्रता के साथ क्रिया कर रहा था, जबकि मैग्नीशियम थोड़ी देरी के साथ ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा था। अर्थात सोडियम जो होता है खुला वायु में छोड़ने पर ही क्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम को वायु में क्रिया कराने के लिए गर्म करना पड़ती है, तब यह मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया करता है। तो अर्थात सोडियम सबसे पहले क्रियाशीलता में, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम का नंबर आता है। इसके बाद ये आयरन, कॉपर, लेड, ये बाद में नंबर आते हैं इन सब पे। अर्थात ये भी क्रियाशीलता के क्रम में पीछे हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले पैटर्न पे। यह देखेंगे हम 3.2.1 यह जो दिया गया है एक क्रियाकलाप। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? तो जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया करने पर क्या होगा? क्रियाकलाप 3.10 में यहाँ पर बताया गया। यह सावधानी दी गई, वो सावधानी हमें नोट करना और ध्यान रखना है। ये क्रियाकलाप यदि आप प्रयोगशाला में कर रहे हैं, शिक्षक के साथ में है, तभी आपको ये ध्यान रखना है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होगी और क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित करना, सभी को अलग अलग टेस्ट करना है। इसलिए ठंडे जल के साथ कुछ टेस्ट करना,
आधे भरे बीकर में नमूने के टुकड़े अलग अलग लेंगे। कुछ कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है ये हमें चेक करना है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशील धातु के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हमें इस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे इन्हें। तो सबसे पहले चर्चा कर लेता हूं मैं, यहाँ पर ये धातु ली गई है, धातु को यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक, और जल से भीगा हुआ कांच तंतु है, यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। और कॉटन नली के अंदर ये ली गई है, स्टैंड है, निकास नली है, गैस जार है, और H2 गैस यहाँ से इसका तो ये स्टैंड लिया गया है, और यहाँ पर गैस जार एक लगाया गया है। यहाँ पर धातु जब ली जाती है, ठीक है, जल से भीगा हुआ कांच का तंतु यहाँ लिया जाता है, और यहाँ पर अपने से धातु को यहाँ पर लिया गया, और धातु यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ गर्म करने पर यहाँ पर देखेंगे, गर्म करने के पश्चात धातु इससे क्रिया करेगी, क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर आ रही है। तो एक प्रकार से ये क्रिया भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक। हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि इनका अवरोही क्रम भी हमें व्यवस्थित करना है। किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है, वो भी देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, उन्हें ऐसे बीकर में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हों, वहाँ पर उनकी क्रिया कराकर देखना है। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, उसके लिए चित्र 3.3 की सहायता से उपकरण व्यवस्थित कीजिए और भाप के साथ उनकी अभिक्रिया का प्रेक्षण करना है। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो भी हमें लिखना है। तो जल के साथ क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो ये अवरोही क्रम हमें व्यवस्थित करना है, अर्थात बताना है। तो अपन सीधे सीधे इनके क्वेश्चनों के आंसर भी इन्हें छांटने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक ना। घट बढ़ते हुए क्रम में हमें उन्हें व्यवस्थित करना है, अर्थात सबसे छोटा पहले आएगा जो कैल्शियम धातु है। तो कैल्शियम धातु हमने देखा था, कैल्शियम मतलब Ca, ये सबसे कम क्रियाशील होगी इनमें, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम में, और ये, ठीक ना। तो ये सबसे कम क्रियाशील होगी। इसके बाद बात करेंगे हम पोटेशियम धातु की। तो पोटेशियम धातु का संकेत होता है K, ठीक है, और पोटेशियम धातु का संकेत K। इसके बाद आएगा सोडियम धातु। तो यहाँ सोडियम धातु है जो N है, वो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम इसे, पहले नंबर पर हम इसे रखते हैं, दूसरे नंबर पर पोटेशियम, फिर इसके बाद कैल्शियम। ये ठंडे जल के साथ क्रिया का क्रम है एक प्रकार से, ठीक ना। तो कैल्शियम सबसे धीमी गति से क्रिया करता है, पोटेशियम जल्दी क्रिया करता है, और फिर यहाँ हम सोडियम सबसे तीव्रता के साथ इसमें क्रिया कर लेता। अब आगे वो बात कर रहे हैं, क्या कोई धातु आग उत्पन्न करती है। तो आग उत्पन्न करने वाली धातुओं में सबसे पहले तो मैं दो धातुओं के यहाँ पर नाम बता देता हूँ। सोडियम और पोटेशियम दो धातुएं हैं जो आग उत्पन्न करती हैं। धातु जल में, ठीक ना, जल से यदि क्रिया कराएंगे तो ये ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या एक बात और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। तो बिल्कुल सही है कि ये आग उत्पन्न करती हैं, तो शेष अपने पास जो कैल्शियम बचा है वह धातु जल में तैरने लगती है। उसका कारण होता है, तो हाइड्रोजन जो गैस बनती है वो जलने लायक ऊष्मा तो उत्पन्न नहीं कर पाती यहाँ पर, लेकिन वो इसकी सतह पर बैठ जाती है, कैल्शियम की सतह पर। जैसे कि हाइड्रोजन गैस इसकी सतह पर बैठेगी तो ये हल्का हो जाता है गैस के कारण, और ये पानी में ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ये हम जानते हैं इसमें, ठीक। इसके बाद देखिए कि इसमें आगे क्वेश्चन दिया है, जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उन्हें ऐसे बीकर में डाल दिए जो कि गर्म जल से आधे भरे हुए। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, गर्म जल से आधे भरे हैं तो उनके आधार पर भी हमें उनका क्रम जमाना है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ठंडे जल के साथ क्रिया न करने वाली धातु में आपके लोहा, तांबा है, ये सारी धातुएं आपको मिलेंगी इसमें। लोहा, कॉपर मतलब कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, Au, Ag, ये धातुएं हैं जो इसके साथ में क्रिया नहीं करती हैं, ठीक ना। किसके, ठंडे जल के साथ में क्रिया नहीं करती हैं, हम गर्म जल के साथ में रिएक्ट करके देखेंगे, ठीक। और यहाँ इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उनकी व्यवस्थित कीजिए और सूची बनाई। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो ये भी हमें देखना है, भाप के साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो भाप के साथ में यहाँ आपको मिलेगा, एक तो ये Pb है, लेड है, और कॉपर है, यहाँ पर एक सिल्वर है, और गोल्ड है, Au। ये धातुएं भाप के साथ में क्रियाएं नहीं करती हैं।
जल के साथ अभिक्रिया के आधार पर धातु के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अवरोही क्रम को व्यवस्थित करने का क्रम मैं आपको अभी हल बता देता हूँ, किस प्रकार से आप इन्हें व्यवस्थित करोगे। ये हम अवरोही क्रम इनका देख रहे हैं, तो आप अवरोही क्रम में सबसे पहले यहाँ पर मतलब घटता हुआ क्रम देखेंगे, सबसे तेज क्रिया करने वाले को पहले लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा सोडियम, और इसमें ग्रेटर देन का चिन्ह लगाते चलूंगा, साथ में ये पोटेशियम लिखूंगा, और फिर ये पोटेशियम से छोटा हो जाएगा क्रिया में, यहाँ लिखूंगा मैं कैल्शियम। कैल्शियम के बाद संकेत आएगा, इसमें फिर हम लिखेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद लेंगे हम एल्यूमिनियम, यहाँ पर Al। एल्यूमिनियम के बाद हम लेंगे यहाँ पर आयरन Fe, ठीक। और Fe के बाद लेंगे हम लेड, सीसा Pb, ठीक। और सीसा के बाद लेंगे हम यहाँ कॉपर, कॉपर लेंगे Cu, ठीक। और यहाँ पर नेक्स्ट में कॉपर के बाद आएगा, यहाँ पर हम लेंगे चांदी या सिल्वर जिसे हम कहते हैं Au, और फिर यहाँ हम लेंगे मरकरी जिसे अपन कहते हैं Hg, पारा। ये इनके अवरोही क्रम है धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया का अवरोही क्रम इसी प्रकार का है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और साथ साथ में ये कि जल के साथ ये कैसे क्रिया करती हैं, उनके समीकरण किस प्रकार से होंगे, तो उनके समीकरण के बारे में भी आगे चर्चा करना है, जो कि आगे वाले पेज पर इसमें दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। पेज नंबर 48 पर इसमें दिया गया है, वो हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्रिया होगी। देखिए यहाँ दिया गया है इसमें कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। ये जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। वो भी हमें ध्यान देने वाली बात है कि सभी धातुएं जल के साथ में क्रिया नहीं करेंगी। यहाँ पर दिया गया है धातु जल के साथ मिलाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगी और रिलीज करेंगी, ठीक है ना। धातु ऑक्साइड जल में क्रिया करेगा और धातु ऑक्साइड बनेगा, अर्थात MOH प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जी हमें नोटिस करना, जो अभी मैंने आपको क्रम बताया था। पोटेशियम और सोडियम, यहाँ लिखा है सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेजी से ऊष्मा छिपी है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात ये जल से क्रिया करने पर आग भी उत्पन्न करती हैं, ज्वाला उत्पन्न करती हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आप इसे मैच कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी क्रिया दी गई, पोटेशियम की जल के साथ क्रिया है, जब पोटेशियम की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो KOH यहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होगी। मैं इनके समीकरण अभी हाल आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। और यहाँ आप देख लेंगे किस प्रकार से इनके समीकरण को हम सबसे पहले देख लेते हैं हम पोटेशियम की जल के साथ क्रिया। तो पोटेशियम की जल के साथ जब क्रिया देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा ये पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम धातु है और ये सॉलिड रूप में है, यहाँ हम देख रहे हैं। इसकी जब जल से क्रिया कराएंगे अर्थात H2 के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे, H2 लिक्विड रूप में होता है, जब क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार से क्रिया होती है उसे अभी देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जहाँ बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ लिख देता हूँ, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। साथ साथ में बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो मैं H2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। और गैस फॉर्म में है तो आप इसे गैस भी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप ये एक्वेटिक फॉर्म में रहेगा तो आप इसे एक्वेटिक लिख देंगे या जलीय फॉर्म में लिख देंगे, बिलेर में। और प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यहाँ आप ऊष्मा लिख देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ हम वैलेंसी देख लेते हैं, वैलेंसी में किस प्रकार से वैलेंसी हमें पूरी करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो मैंने हाइड्रोजन 2 निकाल दी है, ऑक्सीजन 1 है लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ भी लगा तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगी। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ K और यहाँ ले रहा हूँ, अगर 2 लगा देता हूँ इसमें तो जो हो जाएगा H2 और फिर यहाँ एरो और यहाँ मैं लिखूँगा 2KOH। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 हो चुकी है, यहाँ भी 2 लिख दिया है मैंने, आगे 2 का गुणा किया है इसलिए। और यहाँ हाइड्रोजन पहले से 2 है प्लस ऊष्मा यहाँ उत्सर्जित हो रही है, देख पा रहे होंगे अब। तो मैं यहाँ भी आगे 2 लगा देता हूँ, ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से सेम कंडीशन है हमारी सोडियम की, तो सोडियम की धातु की भी सेम कंडीशन है, ये भी सॉलिड रूप में आपको मिलेगा और ये भी जल से क्रिया करेगा लिक्विड से, ठीक ना। और यहाँ पर जब क्रिया करता है तो ये भी इस प्रकार से आपको NaOH K की जगह NaOH बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी और प्लस ऊष्मा रिलीज हो जाएगी,
यहाँ पर लिखेंगे। और बैलेंसिंग पूरी करने के लिए जैसे ये समीकरण हमने बैलेंस किया उसी प्रकार से आप नीचे वाला समीकरण ही बैलेंस कर सकते हो। 2 लगाओगे, फिर Na लिखोगे, फिर प्लस लगाओगे और 2H2 लिख दोगे, ये बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी यहाँ। और यहाँ बनाएंगे हमारे 2NaOH, ठीक, प्लस H2 और प्लस ऊष्मा जहाँ पर उत्सर्जित हो रही वो लिख देंगे। तो ये समीकरण सेम इस समीकरण के जैसा है। आप इसे देखोगे तो ये भी एक कैटेगरी का और ये भी एक कैटेगरी का, केवल हमें यहाँ पर बदलना है, पोटेशियम की जगह सोडियम लेना है, ठीक है। तो सारा समीकरण वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अर्थात जब जल के साथ में कैल्शियम जब रिएक्ट करता है तो इतनी ऊष्मा नहीं निकल पाती कि वो इस हाइड्रोजन को हीट करे, अर्थात गर्माहट दे, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जले, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो सके। तो ऐसा नहीं हो पाता, अर्थात ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाती, जिसके कारण ये हाइड्रोजन जो बनने वाली हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर ही अटैच हो जाती है, चिपक जाती है धातु के ऊपर, जिसके कारण ये हल्का हो जाता है। और हल्का होने के कारण जो जल की सतह पर तैरने लगता है। लेकिन इसमें लिखा गया है क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ करता है, तो ये धातु पानी जल की सतह पर तैरने लगती है। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है। ये हमें ध्यान रखना है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्वेश्चन तक गर्म जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम। हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है, ठीक है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और यह भी तैरना प्रारंभ कर देती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम इन दोनों का है एक जैसा फार्मूला है, जिसे आप एक जैसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया करेगा, अर्थात कैल्शियम किस प्रकार से क्रिया कर रहा है और कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम किस प्रकार से क्रिया कर रहा है। कैल्शियम धातु जल के साथ रिएक्ट कराना है इसे, ठीक। यह बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई पॉजिटिव है, 2 हाइड्रोक्साइड इसमें लगेंगे, ठीक ना। तो यहाँ बैलेंस पूरी करने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा पीछे, तब हम बैलेंस पूरी कर पाएंगे। यहाँ देखेंगे आप 2 ये 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 मैंने यूज़ कर लिए, यहाँ पर अब शेष बचे हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये गैस, ठीक। इसी प्रकार से सेम मैग्नीशियम का भी फॉर्मूला इक्वेशन या समीकरण यहाँ पर बन सकती है। यहाँ भी आप लेंगे सीधे सीधे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैग्नीशियम लिखेंगे Mg डाई हाइड्रोक्साइड लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे H2, ये सेम समीकरण रहेंगे और ये दोनों ही धातुएं जल की सतह पर तैरने लगती हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अभी हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम आयरन जैसे धातु के साथ में क्रिया, वो भी हम देखते हैं। आप देखेंगे इसमें एल्यूमिनियम आयरन जिंक ऐसी जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ क्रिया करती ना ही गर्म जल के साथ क्रिया करती। ये आपको तीनों नोट करना, एक तो Al है, Fe आयरन है और Zn जिंक है। ये तीनों ऐसी धातुएं हैं ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी और ना ही गर्म जल के साथ क्रिया करेगी, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। ये भाप के साथ क्रिया करती है, इनके समीकरण ये हैं, 3 पॉजिटिव है ये, और ये फिर हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। ये हम देखना है। जबकि यहाँ पर लिखा है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती। जो सबसे लास्ट में मैंने आपको प्रश्न बताया था जल के साथ कौन क्रिया नहीं करता, तो वो ये है, मतलब आपके साथ क्रिया करती ना, जल के साथ क्रिया करती, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती। तो आज हमारे जल के साथ क्रिया वाला टॉपिक पूरा हो गया है। कल हम पढ़ेंगे 3.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है, ये हम अध्ययन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।